हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 में जो हमने कल डिस्कस किया था। क्लास 6 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसमें कल हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, आरंभिक नगर, जिसमें हमने डिस्कस किए थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी हमने डिस्कस किए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें है वेदों के बारे में, जिसमें हमें 4 प्रकार के वेद और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ है नदी जिस पर वो बस्ती अवस्थित है। तो हमें बताना है कि कौन सी बस्ती किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये हमें बताना है। ये है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो एक है हमारा एक हड़प्पा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के तट पर है। तो एक है हमारा एक। बी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो बी का है हमारा 2। सी है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो सी का है हमारा 3। और 4 है लोथल, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, भारत के राजस्थान प्रांत में है, घग्गर नदी के तट पर है। और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जो भी क्वेश्चन उसमें बच गए थे, 3-4 क्वेश्चन, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम वेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी नदी, उसके तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और भोगवा नदी साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भोगवा नदी है वो साबरमती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है धोलावीरा, जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता का नगर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा नगर है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे। जो हमने देखा था कि हड़प्पा काल के जो नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया था, इसे कहा गया था नगर दुर्ग। और जो पूर्वी भाग था वो निचले इलाके में था, जिसे कहा गया था निचला नगर। तो हड़प्पा कालीन नगर को 2 भागों में बांटा गया था, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वो नगर कौन सा था? ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। बेसिकली हड़प्पा नगर को, जो हड़प्पा के नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग नीचाई पर था, निचले इलाके में था। जो पश्चिमी भाग था उसे नगर दुर्ग कहा गया था और जो निचला भाग था उसे निचला नगर कहा गया था। लेकिन हड़प्पा का एक नगर ऐसा है जो कि 3 भागों में बटा था, वो था धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। इसे 3 भागों में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग था ऊंचाई पर था उसे नगर दुर्ग ही कहा गया था। जो पूर्वी भाग था, जो निचले इलाके में था, उसे निचला नगर कहा गया था। और जो मध्य में भाग था उसे मध्यमा कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला हुआ मैदान भी था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल एक बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल यानी कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर से संबंधित यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, तो कथन नंबर 1 हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। क्योंकि लोथल नगर गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, ना कि माही नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जो कि साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा नदी। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, भोगवा नदी के किनारे बसा था, ना कि माही नदी के किनारे। इसीलिए कथन 1 हमारा गलत है और हमारा सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ एक बंदरगाह भी था, तो ये कथन बिल्कुल सही है, लोथल में एक बंदरगाह भी था। ऑप्शन नंबर सी है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं, इसलिए लोथल में एक भंडार गृह भी था, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ से एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था, यानी मनके बनाने का कारखाना भी हमें लोथल से मिला है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था, इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहर यानी कि मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मोहर का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। हड़प्पा काल में मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों को या उन थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे। कथन नंबर 2 है हमारा इसी से रिलेटेड, शासक वर्ग के द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था, तो कथन 2 हमारा गलत है। मोहरबंदी होता था जब किसी डिब्बे के ऊपर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर की छाप लगाई जाती थी, तो उसे ही कहा जाता था मोहरबंदी, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
हड़प्पाकालीन नगर, हड़प्पाकालीन मुहर यानी कि मुद्रा का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी या फिर मुद्रांकन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोहर की छाप को ही मोहरबंदी यानी कि मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी, यानी अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और आज भी हम इस मोहरबंदी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। इन तर्कों में कौन से सम्मिलित हैं हमें बताना है। नंबर 1 है नदियों का सूखना, नंबर 2 जंगलों का विनाश और नंबर 3 शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो तीनों ही तर्क अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। किसी का कहना है कि नदियां सूख गई होंगी, किसी का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा और किसी का कहना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विभिन्न तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों में ये तीनों ही तर्क सम्मिलित हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, ये तीनों ही कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए थे। उसके लगभग 1400 वर्ष के बाद, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, नए नगरों का विकास हुआ। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 साल के बाद फिर नए नगरों का विकास हुआ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमने सभी डिस्कस किए हैं। आप प्लीज़ इसे अच्छे से डिस्कस कीजिए, आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको इसमें से कई क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलेंगे। चाहे आप UPSC का एग्जाम दो या फिर UPPCS का एग्जाम दो, आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी कि हम यहाँ अध्ययन करेंगे वेदों के बारे में। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद संख्या में 4 हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। सबसे पहले तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और ये लगभग कितना प्राचीन है? इसे लिखा गया था लगभग 3500 वर्ष पूर्व से लिखा गया था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, यानी जो सूक्त हैं इन्हें हम प्रार्थनाएं भी कहते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये सूक्त किसके बारे में है? ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, लेकिन इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ध्यान रखिएगा, अग्नि आग के देवता, ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल में। 3 देवता, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध के देवता इंद्र,
आग के देवता अग्नि और वनस्पतियों के देवता सोम, ये तीनों ही देवता ऋग्वेदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ऋग्वेद से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी। सभी नहीं, ऋग्वेद में जो अधिकांश सूक्त हैं उनकी रचना पुरुषों के द्वारा ही की गई थी, लेकिन कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। और जब कथन 1 हमारा गलत है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें अपना आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कथन नंबर 2 है हमारा, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का यूज हुआ है वो संस्कृत भाषा प्राक संस्कृत या फिर ऋग्वेदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और ये संस्कृत जो वर्तमान में स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी सी जटिल संस्कृत होती है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेद को लिखा या पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और उसे श्रवण किया जाता था, उसे याद किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले दोनों ही पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है और ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से लगभग 200 साल पहले ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। नंबर 1 है सरस्वती, नंबर 2 सिंधु, नंबर 3 गंगा, नंबर 4 यमुना और नंबर 5 व्यास। हमें बताना है कि ऋग्वेद में इनमें से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सरस्वती नदी का उद्गम, सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है। सिंधु नदी का वर्णन भी कई बार मिलता है और व्यास नदी का वर्णन भी कई बार मिलता है, लेकिन गंगा और यमुना नदी का वर्णन ऋग्वेद में केवल एक बार ही मिलता है, यानी गंगा और यमुना का वर्णन केवल एक बार ही किया गया है। इसीलिए ऋग्वेद में सबसे कम वर्णन हुआ है गंगा और यमुना नदी का, यानी हमारा सही आंसर होगा 3 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का वर्णन केवल एक बार मिलता है, जबकि सिंधु नदी का वर्णन कई बार मिलता है। सिंधु की सहायक नदी जिसमें व्यास, सतलज ये नदियां हैं, इनका वर्णन भी कई बार मिलता है और सरस्वती नदी का वर्णन भी कई बार मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई थी वो सिंधु नदी के आसपास का इलाका था, उस नदी को वो ज़्यादा महत्व देते थे। गंगा यमुना से वो परिचित थे, लेकिन उनके लिए गंगा यमुना नदी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि सिंधु और सरस्वती या उस सिंधु की सहायक नदियाँ जितनी महत्वपूर्ण थी, इतनी महत्वपूर्ण गंगा और यमुना नदी उनके लिए नहीं थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, व्यास, सतलज और अन्य सहायक नदियों का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी और सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर, इन क्वेश्चन का आंसर आपको 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक ही दे सकती है। तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा देखिएगा और अच्छे से जो भी आपको कोई ऐसा पॉइंट है कि आपको वो लिखना है तो आप उसे अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं उस पॉइंट को, या फिर आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भाषाएं और दूसरी तरफ है भाषा परिवार, यानी कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा संस्कृत, जो हमारी संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि ए का है हमारा 4। संस्कृत भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। बी है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाएं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा है वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि बी का है हमारा 3। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भाषाएं हैं वो तिब्बत बर्मा यानी कि इंडो बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है। सी है हमारा मलयालम, इंडो बर्मा नहीं, सिर्फ तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है। सी है मलयालम, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि सी का है हमारा 2। और मध्य भारत की जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपसे किसी भी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं, जिसमें एशियाई भाषाएं भी शामिल हैं, जिसमें फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी नहीं फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस परिवार से? भारत यूरोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार में किन भाषाओं को शामिल किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत शब्द मात्रा से लिखते हैं, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। तो भारोपीय जिसे हम कहते हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा, ये भाषाएं हैं संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषाओं में है फारसी, जबकि यूरोप की भाषाओं में है अंग्रेजी, फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। कंफ्यूज हो सकते हैं अगर पूछ लिया जाए कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा इनमें से कौन सी भाषाएं हैं और उनमें यूनानी, जर्मन, इतालवी ये डाल दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषा भी बोली जाती है, जिसमें पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होते थे उनसे रिलेटेड 4 कथन है, बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में गलत है। ऑप्शन है ए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होते थे वो युद्ध मवेशियों के लिए लड़े जाते थे। ऑप्शन नंबर बी है, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में जो युद्ध होते थे उनमें से कुछ लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी है, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, तो ये कथन गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और न ही राजाओं के कोई महल होते थे। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या फिर जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के सोर्सों के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था।
कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध के बारे में, शांति के बारे में सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित और राजा, इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? काम के आधार पर। दो समूह पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में लोगों को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें थे पुरोहित, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। तो इसमें दो समूह के बारे में बताया गया है, पुरोहित और राजा। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल के राजा महलों में नहीं रहते थे और ना ही वे कर वसूलते थे। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सिर्फ सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थीं। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जिसे हम कहते हैं समिति, जो कि समिति कहलाती थी, कबीले की आम सभा, वो अपने राजा को चुनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द यानी कि कौन से नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं? नंबर 1 है पुरुजन या पुरुविश, ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। नंबर 2 है भरतजन या भरतविश, ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। नंबर 3 है यदुजन या यदुविश, ये भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। यानी पुरुजन, यदुजन, भरतजन, इन तीनों का ही उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, एक था जन, दूसरा था विश। यानी इन शब्दों का यूज किसके लिए किया जाता था? जनता के लिए या समुदाय के लिए हम 2 शब्द का इस्तेमाल करते थे ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में, जन और विश। और विश से ही निकला है वैश्य शब्द। ऋग्वेद में विश और जनों के हमें नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या पुरुविश, भरतजन या भरतविश और यदुजन या यदुविश जैसे कई उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ऑप्शन है ए शत्रु, ऑप्शन बी विरोधी, ऑप्शन सी अरि और ऑप्शन डी दस्यु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दस्यु या दास। आर्य लोग अपने विरोधियों को कहते थे दस्यु, दस्यु या दास, ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास और स्त्रीलिंग शब्द होता है दासी, इस शब्द का मतलब हो गया गुलाम, और उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का भी विकास हो रहा था। हमसे पूछा गया है कि जिस युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का भी विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये कथन है महापाषाणिक कब्रों से रिलेटेड। कथन नंबर 1 है यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित थी। ये प्रचलित थी, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कुछ महापाषाण कब्रें जमीन के भीतर होती हैं और कुछ कब्रें जमीन के ऊपर ही दिख जाती हैं। हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि सभी जगह एक साथ परिवर्तन नहीं आ रहे थे, कहीं ऋग्वेदिक काल में वेद लिखे जा रहे थे, वेदों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, तो कहीं दूसरी जगह दूसरे प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। सभी जगह एक साथ परिवर्तन नहीं हो रहे थे। इसकी एक्सप्लेनेशन है कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग ही महापाषाण कहलाया। कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया उन्हें ही कहा गया महापाषाण। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को हम कहते हैं क्या? ताबूत शवाधान, यानी कि उन्हें शिष्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महापाषाणिक कब्रों को ताबूत शवाधान यानी कि शिष्ट भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेदिक काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस किया है। 1-2 क्वेश्चन आरंभिक नगर के बारे में बचे हुए हैं, इनाम गांव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। और कल हम डिस्कस करेंगे अशोक के बारे में, एक नया साम्राज्य, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।